अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडियन आर्मी ऑफिसर सैक्ड फॉर रिफ्यूजिंग रेजिमेंटल गुरुद्वारा परेड। मेजरली राइट मेजर गुरुद्वारा की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers. Music. Good strong coffee early in the morning. Yes, sir. Sangeet. Cheers. Good strong black coffee. Good strong black coffee early in the morning. Early in the morning. It sets the pace for the day. Yes, sir. Actually हमारी दूसरी हो जाती है शूट करते करते। खैर सर, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं एक स्टोरी पे सबसे पहले आना चाहूंगा, विच इज लाइक चर्चा का विषय है, लोगों को समझना है, मुझे भी समझना है सर पर्सनली। देयर इज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी सर, जिनको फौज से निकाल दिया गया, अगर मैं सही टर्म यूज कर रहा हूं तो। हाँ, कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जिस रेजिमेंट में वो पोस्टेड थे वहां पे सर्वधर्म स्थल नहीं था, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। सबसे पहले सर्वधर्म स्थल होता क्या है? सर्वधर्म स्थल ये होता है कि अगर आप किसी भी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट में जाते हैं, यूनिट में भी सर, तो वहां पे चूंकि हर यूनिट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ना पुष्पा ना, मेरा जितना समझ है, अब बाकी क्योंकि इसने वो देखा है जाके। हाँ, मतलब जो जिन रेजिमेंट्स में मैं गया जहाँ पे 4-5 जगह गए हैं भाई ने ये देखा है। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। कई ऐसी रेजिमेंट्स हैं जहाँ पे मिक्स ट्रूप्स होते हैं कि आपको सिख भी मिल जाएंगे, हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे। तो एक बिल्डिंग होती है, उसका नाम होता है सर्वधर्म स्थल। इधर ही रामायण भी है, कुरान भी है, इधर गुरु ग्रंथ साहब भी है, इधर बाइबल भी है। सब एक साथ बैठ के अपना मिली जुली वहां पे आस्था रहती है और सब लोग आके मिलते हैं, अपना जिसको जो करना है करते हैं अपना अपना। और दैट इज हाउ इट इज। सर्वधर्म स्थल इज हाउ द इंडियन आर्मी डज इट। बट देर आर मेनी लाइक मेरी पलटन है, मेरी यूनिट है, मेरी यूनिट में मंदिर है, क्योंकि मेरी यूनिट वी आर प्योर कुमाऊनीज। जो मेरी पलटन है लाइक थ्री कुमाऊं इज अ प्योर कुमाऊनी पलटन, तो वहां पे फिर मंदिर होगा। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? नहीं, कुमाऊं याद आ रहा है, यस्टरडे आई वॉच्ड 120 बहादुर। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली ये होता है सर्वधर्म स्थल होता है कि कई जगह जहां पे होते हैं तो अगर 10% भी ट्रूप्स अगर मुस्लिम हुए, 15% भी ट्रूप्स मुस्लिम हुए, उसको फर्क नहीं पड़ता, वहां पे मस्जिद होगा उनके लिए। और जनरली सर्वधर्म स्थल एक ही छत के नीचे ये बनाते हैं कि एकता बनी रहे और सब कुछ, बिकॉज दैट इज हाउ द फौज डिजायर्स इट। सो इस अफसर ने क्या करा? इन अफसर साहब ने बोला कि वहां पे कोई चर्च नहीं था, ही इज अ क्रिश्चियन, हाँ, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन सर। तो उन्होंने बोला कि उस यूनिट में मेरी कोई चर्च नहीं था, हाँ, या सर्वधर्म स्थल नहीं था, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा जहाँ पे ट्रूप्स पूजा कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं। आई थिंक वो कैवलरी से थे, जिसमें सिख ट्रूप्स ज्यादा थे, या सिख ट्रूप्स ही थे, तो उनके लिए गुरुद्वारा साहब था, उन्होंने गुरुद्वारा साहब जाने से मना कर दिया था। इसको उनको फौज से निकाल दिया गया। उन्होंने कोर्ट में अपनी अपील डाली, कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दी। मेरा सवाल सर बेसिक यही है, मैं इतना लंबा नहीं खींचा, मैं एकदम आ रहा हूं। जब हमारे संविधान की बात आती है तो कहता है कि सबको उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक मैटर आता है सर, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या फौज में ये वाली चीज नहीं लागू हो सकती? बिल्कुल है, फौज में भी वही है। So why this? इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फौज की एक सिखलाई है, पहली चीज। इसको समझाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन फौज के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, फौज खत्म हो जाएगी। फौज के अंदर डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं है। मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये मेरी आस्था, अपनी आस्था को जेब में रखो। फौज में हुक्म चलता है और ऊपर से जो आदेश आता है उस आदेश का पालन किया जाता है। और अगर आपका सीनियर अधिकारी अपनी राय देता है, आप उसको आदेश ही समझेंगे, जब तक वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस न दे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी राय है। अगर ऊपर से आपका सीनियर अधिकारी कुछ बोलता है, वो आदेश है। पहली चीज, नंबर 1। नंबर 2, आई कॉन्ग्रेचुलेट कोर्ट, इस अफसर को सैक करा है या जो भी है निकाला है, जो भी हुआ है वो इट्स वेरी गुड और करना भी चाहिए।
फौज में इन सब चीजों का कोई स्कोप नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आपके जो ट्रूप्स होते हैं, जो आपके ट्रूप्स हैं, आपके ट्रूप्स का धर्म आपका धर्म है। एज एन ऑफिसर, ये ऑफिसर था, ये जवान नहीं था, ये ऑफिसर था। ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये जो सीनियर ऑफिसर है यहां पे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। आपने उनको टेलीविजन पे भी देखा होगा, हमारे ऑफिस में भी आए। ही ग्रेस्ड आवर ऑफिस ऑल्सो। वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, वेरी वाइडली रिस्पेक्टेड। और ये 15 कोर कमांड करते थे, जो कि कश्मीर को देखता है पूरा 15 कोर। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो हिंदू हैं, और उनके बगल में एक सिख ऑफिसर हैं। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ने पगड़ी पहन रखी है, पग पहन रखी है, वो सिख हैं, लेकिन वो भी नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे सब कि हिंदू है और सिख है, उसका नमाज से क्या मतलब? उनके ट्रूप्स मुस्लिम हैं, पीछे जो उनके हैं ट्रूप्स वो मुस्लिम हैं। आपकी एज एन ऑफिसर, आपकी पर्सनल आस्था जो है आपके घर के अंदर है। आपकी जो पर्सनल आस्था है आपके घर के अंदर है। अगर सिख रेजिमेंट में हूं, ठीक है, तो मैं गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, मैंने जाना ही जाना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हूं या कई ऐसी आर्मर्ड रेजिमेंट्स या आर्टिलरी रेजिमेंट्स में हूं जहां पे मेरे ट्रूप्स मुस्लिम हैं, मैंने मस्जिद जाना ही जाना है। इसमें मेरी राय नहीं चलेगी कि मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जाऊंगा। फौज टांग देगी उल्टा, ठीक है। डेमोक्रेसी अपने घर पे, फौज में नहीं चलता, ठीक है ना। और मेरी खुद की यूनिट में मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, मेरे खुद के कमांडिंग ऑफिसर क्रिश्चियन रह चुके हैं, ठीक है। आते हैं मंदिर में बैठ के भजन गाते हैं, मंदिर में बैठ के भजन गाते हैं। सुरीला नहीं गा पाते वो बात अलग है, लेकिन दिल से गाते हैं। क्यों? क्योंकि कुमाऊनी ट्रूप्स हैं और उसमें से 100% ट्रूप्स हिंदू हैं। हमारे तो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, ट्रूप्स हैं। तो फौज में ये नहीं चलता। फौज में जो आपके, और ये ऑफिसर्स को लागू है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये अफसरों को लागू है कि अगर कोई ये नहीं कह रहा कि अगर जवान मुस्लिम है तो उसको हिंदू के मंदिर में जाना है, वो कोई नहीं कह रहा आपसे। आप डिफरेंस समझ लीजिए। कोई मुस्लिम जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मंदिर में जाना है, कोई क्रिश्चियन जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें गुरुद्वारा साहब जाना है, कोई सिख जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मस्जिद में जाना है, या कोई हिंदू को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मस्जिद या गुरुद्वारा साहब या चर्च में जाना है। नोबडी इज सेइंग दैट, वो नहीं है। बट अगर आप अफसर हैं भारतीय सेना के, तो जो आपके ट्रूप्स का, जो आपके नीचे आपके जवान हैं, जो आपके अंडर हैं, उनका जो भी धर्म है वो आपका धर्म है। यह भारतीय सेना का कानून है। आपको अच्छा ना लगे, आप प्लीज फॉर्म मत भरिए, आप एसएसबी मत दीजिए, आप घर पे बैठिए, आप बैंक में, और वो भी अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। आप बैंक में काम कर सकते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, आपको जो करना है करिए। अपनी राय लेकर सेना के अंदर मत आना, क्योंकि आपके राय की जीरो वैल्यू है। सेना का अपना कानून है जो उस कानून के तहत काम कर सकता है, एंड इट्स अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स। हमने कितनी बार देखा वहां पे, हम लोग गए नहीं थे राजरीव सेंटर में 4 साल, और पंडित जी छुट्टी पे थे, पंडित जी वॉज ऑन लीव फॉर 4 days। हम लोग वहां पे शूट करने गए, वहां पे मौलवी साहब खड़े मंदिर के सामने। हमारा मौलवी साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं मंदिर के सामने? कर रहा नहीं साहब, वो पंडित जी छुट्टी पे हैं, तो साहब ने ऊपर से आदेश दिया है कि 4 दिन के लिए पंडित बनेंगे। मौलवी साहब वहां पे ऐसे नमस्ते करके राम राम करके सबको बुला रहे हैं, टीका टूका लगा रहे हैं। जब मौलवी साहब छुट्टी पे जाएंगे, पंडित जी वो काम करें, पंडित जी ऑफिशिएटिंग मौलवी बन जाएंगे 4-5 दिन के लिए, जितनी भी देर उनकी छुट्टी है। कहानी खत्म। सब मल्टीप्लाई है फौज में। वहाँ पे उनका बौद्धिस्ट जो सिपाही थे उनके वो थे नहीं, तो वो जैकलाई में ना, हाँ मैं याद दिला दूंगा। हाँ, वो वहां पे, हाँ, वो जो सिख वाले थे उन्होंने कराया था। ग्रंथी जो थे उन्होंने उनका भी करा। हाँ, जो बुद्धिस्ट थे ना, जैकलाई कहाँ, ये मैं आपसे बोल रहा था सर उसमें। हाँ, जैकलाई में, जो श्रीनगर में जब गए थे, तो वहां पे वो उनका जो सिख ट्रूप्स थे उनका नहीं थे, ग्रंथी साहब नहीं थे, तो नहीं, वो जो उनका जो था वो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस टीचर था, गोम्पा में जो होते हैं, जो आरटी बोलते हैं फौज में, रिलीजियस टीचर, वो बौद्धों का नहीं था। तो जो वो सिखों के थे रिलीजियस टीचर, ग्रंथी साहब को बोला कि आप टेम्पररी बन जाएंगे, वो टेम्पररी बन गए। ये तो हमने हमारे आंखों के सामने की बात नहीं। फौज में तो ये जो अफसर है जिसको निकाला गया, बहुत अच्छा निकाला गया। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोग बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अभी जनरल केजेस ढिल्लन सर ने एक ट्वीट करा है किसी का, सम पर्सन वाज सेइंग दैट, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको।
एक मिनट, ये ना यहाँ पे है मेरे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये कोई संजय हेगड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन है ये। इफ एनी एथिस्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी वुड द इंडियन आर्मी थ्रो हिम आउट। अगर कोई एथिस्ट है, यानी कि भगवान को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, अगर वो किसी रिलीजियस सेरेमनी में अगर पार्ट नहीं लेता तो क्या इंडियन आर्मी उसको निकाल देगी? इज द आर्मी ओनली फॉर बिलीवर्स एंड वन काइंड ऑफ बिलीवर? अक्रॉस द बॉर्डर जियाउल हक टुक ओवर अ प्रोफेशनल आर्मी एंड टर्न्ड इट इनटू एन आर्मी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। स्क्रीनशॉट लगा रखा है ये संजय हेगड़े। पता नहीं संजय हेगड़े साहब कौन है, सर आप थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए तो इट विल बी अ फेवर टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली व्हेन कमेंटिंग अबाउट मैटर्स दैट यू नो नथिंग अबाउट। थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लें। आप एथीस्ट हैं, बहुत अच्छा है। जियाउल हक से आप कंपेयर कर रहे हैं, जियाउल हक ने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए किया था। जियाउल हक ने बोला कि जो जिसकी लंबी दाढ़ी है वो उतना, इनको जियाउल हक के बारे में, संजय हेगड़े साहब को जियाउल हक के बारे में भी नहीं पता। ईमान तक व जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी आप मिले मुझसे, मैं आपको एजुकेट करूंगा इस पर। ऐसा है कि जियाउल हक मेड इट अ रेडिकली इस्लामाइज्ड आर्मी। देयर वाज नो स्कोप एंड नो होप फॉर एनीबॉडी एल्स। इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं है। आप अगर एथीस्ट हैं, अगर आप भगवान को नहीं मानते, आप मत मानिए, कोई आपको नहीं बोल रहा। पर अगर आपके ट्रूप्स मुस्लिम हैं और आप भगवान को नहीं मानते, आप क्या बोलते हैं एथीस्ट को हिंदी में? नास्तिक। नास्तिक। अगर आप नास्तिक हैं और आप भगवान को नहीं मानते और अगर आपके ट्रूप्स मुसलमान हैं तो आप 10 बार मस्जिद जाएंगे, यह आदेश है। अगर आप नास्तिक हैं और आपके ट्रूप्स हिंदू हैं, जैसे आप मेरी पलटन में प्योर हिंदू ट्रूप्स हैं, 100% कुमाऊनी है, प्योर कुमाऊनी यूनिट है, आप 10 बार मंदिर जाएंगे। आप क्या हैं एज एन ऑफिसर, इसके लिए समझने के लिए संजय हेगड़े साहब आपको द चैटवुड कोड पढ़ना पड़ेगा। चैटवुड क्रेडो जो हमें एकेडमी में सिखाया जाता है, वो फौज का सोल है। एक मिनट सर, चैटवुड क्रेडो क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है शौर्य ज्ञान संकल्प, जो मोटो है ओटीए गया का, और इसके ऊपर चैटवुड क्रेडो लिखा है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The honor, welfare and the comfort of the men you command come next. Your own ease and comfort comes last, always and every time. और दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर का मूल मंत्र है। The country comes first. सबसे पहले देश, उसके बाद बाकी कुछ। The safety, honor and welfare of my country comes first, always and every time. The safety and welfare of the men I command, and welfare also means spiritual welfare, religious welfare. वेलफेयर की सबसे बड़ी चीज जो होती है डिसिप्लिन और वेलफेयर की ट्रेनिंग होती है। सो द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द ट्रूप्स आई कमांड कम्स नेक्स्ट। माय ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सेना में अफसर बनते हैं, योर ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आप नास्तिक हैं, सो बी इट, मत मानो भगवान को, कौन बोल रहा है। लेकिन अगर आपके ट्रूप्स सिख हैं और हफ्ते में एक बार गुरुद्वारा परेड, मंदिर परेड, मस्जिद परेड, फौज की तो परेड ही बंद नहीं होती है ना, ये इसकी परेड, चर्च परेड होती है, सबकी परेड ही हो रही है। तो जब होगी परेड तो सब जाएंगे। अगर सामने गुरु ग्रंथ साहब है और सब लोग माथा टेक रहे हैं, आप माथा टेकेंगे। आप कौन से भगवान में विश्वास करते हैं वो आप अपने घर में छोड़कर आइए। ये फौज का कानून है, और जिसको नहीं पसंद है ये कानून, आपको किसी ने खोपड़ी पे पिस्तौल रख के मजबूर नहीं करा कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करें। नोबडी हैज कम टू योर हाउस एंड इनवाइटेड यू, प्लीज स्टे आउट। वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट। एक बार बोल दिया, ऊपर से आदेश आ गया, कहानी खत्म। वेयर इज द डाउट एंड वेयर इज द डिबेट? पॉइंट है सर, पता नहीं, फालतू का डिबेट, डफली लेके हर जगह पहुंच जाते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। फौज में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आदेश है ऊपर, बोल दिया, होगा, आगे बढ़ो, दैट्स इट। और बताओ। ज़्यादा डीप हो गया था थोड़ा सा, तो आई वाज रिकॉलिंग माय सेल्फ कि कैसे नहीं, देखो ना, दिस ऑफिसर जिसको सैक करा गया है, व्हाट इज हिज नेम सर? एक मिनट में, जो भी नाम है, इट इज इररिलेवेंट। ये कह रहा है कि आई एम अ क्रिश्चियन। मेरे जो सीईओ थे, ही वाज अ वॉर हीरो, युद्ध सेवा मेडल, श्रीलंका, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज। मेरे सेकंड सीईओ थे, पहले कर्नल पाठक थे, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज। ही वाज अ बॉक्सर, हैदराबाद के रहने वाले थे, एंड कर्नल एंड्रूज वाज अ जेम, और बड़ा शानदार इंसान था यार वो। हाँ, वही वाले, मथुरा में आए मेरे नंदलाल। ठीक है,
और he was a practicing Christian. Colonel Andrews would go to church. He was a practicing Christian and very very decent human being. वो टाइगर तो फील्ड में था, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन ही वाज नॉट ऑन द फील्ड ही वाज अ वेरी नाइस गाय. आप घर पे जाओ, ही वुड लुक आफ्टर यू एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी गुड थिंग. बट ही केम फ्रॉम एन अहीर यूनिट. ही केम फ्रॉम अहीर यूनिट. ही केम फ्रॉम 11. सो हाँ, वहां पे उसमें मिक्स है, मतलब कि तेरा 13 इज प्योर अहीर ना, 13 कुमाऊं प्योर अहीर है, जिसकी आप पिक्चर देख कर आए हैं. 120 बहादुर और 13 कुमाऊं है. तो ही केम फ्रॉम एन अहीर यूनिट. मोस्टली देवर अहीर ट्रूप्स. कुमाऊनी भी होंगे उसमें, मुझे याद नहीं ऐसे. He came to our unit. When he came to our unit, again a pure Kumaoni unit, pure Hindu troops. मैंने मेरी यूनिट में मुस्लिम ऑफिसर हैं, सिख ऑफिसर हैं, मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं देखा. सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है. किसी ने ये पता नहीं कौन सा बावला आ गया बीच में. That's not the way the bloody फौज functions यार. फौज में एक ऊपर से देयर इज अ सर्टेन दिस थिंग, एक डीएनए होता है फौज का, एक ईथॉस है फौज का, और फौज में हुक्म है. ये जो डेमोक्रेसी लाओगे खत्म हो जाएगी फौज. आदेश दे दिया, आदेश का पालन होगा. ठीक है, जो भी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना है बाहर जाओ, अपने घर में इस्तेमाल करो. आपने ढिल्लो सर का नाम लिया सर, मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है. वो लिसनिंग इज इंटरव्यू, तो ही सेड, जब आपने चेटवुड क्रेडो की बात की उस टाइम पे मुझे याद आ रही थी. He said कि when I joined my unit, he's from 8 Rajrif ना, 4 Rajrif, sorry, 8 से तो तूर साहब है अपने. तूर है 8 का. हाँ, 8 के तूर साहब है वो. So 4 Rajrif. तो बोला कि मैंने रिपोर्ट दी अपने सीनियर ऑफिसर को, एंड व्हाट आई डिड कि मैं जाके पीछे खड़ा हो गया. तो मेरे एक एसएम साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि साहब अगली बार से कभी ये करना मत. You are the officer, you are supposed to stand in front of your troops. बोले वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी पीछे नहीं खड़ा हुआ. यार एक मैं बात बताऊं, मुझे आज का तो नहीं पता. हमारे उन्होंने बात करी ना जेसीओ की. हमारे टाइम के जेसीओ बड़े खतरनाक होते थे यार. हमारे हंसादत्त साहब होते थे सूबेदार मेजर. अच्छा. He was the सूबेदार मेजर ऑफ 17 कुमाऊं. मैं बात कर रहा हूं 94 की 1994. हंसादत्त साहब was the SM और I was a second lieutenant in the unit. हम हंसादत्त साहब के सामने नहीं जाते थे. एक बार मुझे ऐसे ही घूमते हुए पकड़ लिया, कह रहे साहब क्या कर रहे हैं. मैंने बोला, कह रहा वहां पे जाके बैठी साहब, वहां पे MMG की क्लास चल रही है. मुझे MMG की क्लास में बैठा दिया, कह रहा साहब वायुस के लिए जाना सीख लो आप. हाँ, एक NCOs जो होते थे हमारी यूनिट में, मैं बताता हूँ. एक हमारे बाद में वो ही रिटायर्ड एज अ सूबेदार. ठीक है, मेरे तो डेल्टा कंपनी के CHM थे. ठीक है, एट दैट टाइम हवलदार दीवान सिंह. CHM इज कंपनी हवलदार मास्टर मेजर. मेजर, सॉरी. हाँ, कंपनी हवलदार मेजर. कंपनी हवलदार मेजर. तो अब दीवान सिंह साहब सूबेदारी से रिटायर हो गए एंड देहरादून में सेटल हो गए. मैं एक बार मिला था उनसे जब पलटन देहरादून में थी. आपने भी देखा होगा ना यार, ऐसा खतरनाक कि जवान डरता था कि यार ये CHM खा जाएगा बिल्कुल. ड्रिल वाले ऐसा बेल्ट पकड़ के मतलब खड़का देने वाले ऐसे. अब पता नहीं, देखो क्योंकि ना टुडे आई विल नॉट गो इनसाइड अ कंपनी. आई विल गो, आई विल शूट, आई विल गो टू द ऑफिसर्स मेस, मीट पीपल एंड ऑल दैट. अब वो अंदर घुसने का तो प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि जब थे तब तो करना ही पड़ता था, तब करते थे खुशी खुशी. तो हमारी पलटन में ऐसे खतरनाक होते थे यार. वहां भी तो सर टोक दिया था आपको उन्होंने कि ये थोड़ा सा. हाँ, अरे ये दीवान सिंह साहब, मैं कोने में आया तो मैं दीवान सिंह साहब से मिला. मुझसे आए मिलने के लिए. वेरी वेरी गुड पर्सन यार, बहुत अच्छा इंसान है. तो दीवान सिंह साहब आए, मैंने बोला और साहब क्या है, तो गले शले मिले, और साहब क्या है, राम राम साहब, ये सब बातें हुई. तो 2 मिनट के बाद मुझे ऐसे करते हैं, मतलब क्या हुआ साहब, कह रहा साहब पेट निकल. बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से वाज 17 कुमाऊं में अफसर फिट रहता है. टोक दिया, मुझे टोक दिया, दीवान साहब ने टोक दिया कि साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि 17 कुमाऊं का अफसर है, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, एक अपनापन है ना, वरना उनको क्या फर्क पड़ता है, नहीं आते मिलने के लिए, नहीं टोकते, रिटायर हो गए हैं, पर अभी भी दिमाग में वो डिसिप्लिन है, अभी भी दिल में वो डिसिप्लिन है. तो फौज ऐसी चलती है यार, फौज ऐसे चलती है. हमारे टाइम पे तो बड़ा कंपनी कमांडर ऐसे खतरनाक होते थे, दे वर लाइक CEOs, बट दे वर वेरी डेंजरस कंपनी कमांडर्स हमारे. मेजर साहब खड़गू टाइप के होते थे हमारे बड़े. मुझे अगली स्टोरी पे जाने का मन नहीं हो रहा था, मुझे ये स्टोरी सुनने में अच्छा लग रहा है ऐसा सीरियसली. पलटन की कहानियां हैं यार ये. तो देखो
इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी यूनिट के एनसीओज थे ना, बहुत सीखने को मिला यार उनसे, बहुत सीखने को मिला। और सबसे बड़ी उनसे जो मैंने चीज़ सीखी ना अपने यूनिट में, मैंने जो देखा है मैं कि जो कुमाऊनी है ना बड़े वफादार होते हैं। दे आर वेरी दिस थिंग कि बोलते कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते ना, कि अगर दर्द भी हो रहा होगा, हाथ कट गया, खून निकल रहा है, सब ठीक ठहरा साहब, उस टाइम सब ठीक ठहरा ही मोड में चलती है कुमाऊं रेजिमेंट। किसी को कोई वो नहीं है, ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते, बट दे आर वेरी लॉयल यार, बोल दिया हो जाएगा। तो वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक अंदर इनग्रेन्ड है, वो ब्लड में होता है इनके ना, कुमाऊनियों के ब्लड में भी है थोड़ा सा, कि मतलब कि जिसको कहते हैं ना वफादारी, इज्जत, ईमानदारी, दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड। पहाड़ के लोग हैं, सिंपल लोग हैं, मतलब बड़े सरल से, खाना पीना सब कुछ सरल। हाँ, जब लड़ाई शुरू होती है तब इतने सरल नहीं होते, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। उसके पहले तो बड़े अच्छे हैं, लड़ाई से पहले। सर एक चीज मैं देखिए, मतलब ऑब्वियसली वर्किंग विद यू मैं बहुत सारे ऑफिसर से मिल रहा हूँ, हाँ, जो रिटायर हो चुके हैं या जो सर्विंग में, उनसे भी मिला मैं। अब जब हमने स्टील फिस्ट का शूट किया तो हाँ, एक चीज मैं देखी सर, जो अफसर बहुत चिल है, बहुत एकदम ऐसे वेलकमिंग है, और भाई कैसा है, जब पूरा नाम पढ़ोगे तो कर्नल दिस कीर्ति चक्र, कर्नल दिस मेजर दिस सेना, मतलब वो आदमी ठोकने में एकदम उस्ताद आदमी है। और उसके जैसे ही वो पीस उसमें आ रहा है भाई, बिकॉज देखो वो उसका कारण है, उसका वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जब आप जाओगे मैस में मिलोगे उनसे ना, तो मेहमान हो। तो आर्मी इज वेरी फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। अरे सर, चाहे सिर्फ चाय पकौड़े हों, किसी पहाड़ के किसी कोने में खड़े हो, ठंड में सुकुड़ रहे हो। याद है जब हम गए थे वहां पे, जब हम उधर फंस गए थे, वो कौन सी जगह, वो अरे वो खरदुंगला में, इतनी ठंड हो रही थी, हमारी गाड़ी नीचे खराब हो गई खरदुंगला में। कुछ नहीं, बस एक वहां पे ऊपर ले गए, सीढ़ियां चढ़ के हम गए, तो आई वाज फ्रोजन सॉलिड। मैं तो बोला मर जाऊंगा, यहाँ पे बर्फ की सिल्ली बन गया था मैं। गाड़ी हमारी खराब हो गई, पता नहीं फिर राजरे फाले हमें निकाल के ले गए, चाय दी, पकौड़े दिए, और जान में जान आ गई। अ सिंपल जेस्चर, अ लविंग जेस्चर। ठीक है, तो आई हैव आल्सो सीन सर। और वो मेरी पलटन चलना, मैं कुमाऊनी रायता खिलाऊंगा एक बार। उनका सेटअप भी आपकी पलटन गया हूँ मैं एक बार, हाँ, गया हूँ। कुमाऊनी रायता खाया? नहीं, कुमाऊनी रायता हमने नहीं खाया था। अरे यार, तुमने कुमाऊनी रायता नहीं खाया तो फिर तुमने क्या खाया? ऐसे सर पे चढ़ के नाचता है विद यू, कुमाऊनी रायता। आप ही की पलटन थी ना सर, व्हेन वी वर इन कानपुर। हाँ, मेरी पलटन थी। आपकी पलटन में तो गए थे, पर कुमाऊनी रायता नहीं खाया। कुमाऊनी रायता नहीं खाया था। खाना कभी कुमाऊनी रायता, खा लेंगे सर वो भी, है ना। फौज नहीं जा पाए, जो बीमार आदमी है ना, खूब खाते हैं। बीमार आदमी खड़ा हो जाता है बिल्कुल कुमाऊनी रायता खा गया, पता नहीं सर पे चढ़ के अजीब सा लगता है कि जैसे सर पे, बट इट्स वेरी टेस्टी यार, बड़ा एडिक्टिव मामला है। चलते हैं सर। हाँ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे तो नहीं जाऊंगा सर। अच्छा, आज फौज की बातें हो गई, चलो फौज ठीक है की भाई, बातें। ओके, राम राम। जय श्री राम। थोड़ा सा कुमाऊनी रायता खा लें और शुरू हो जाए। सारे ही मतलब एक ही टॉपिक पे थी आज, हाँ बिल्कुल, फौज पे ही थी, और उसी भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे अब, क्योंकि फौज के बारे में इतना आइडिया नहीं है ना। हाँ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डेमोक्रेसी आ जाए फौज में तो फिर फौज तो ख़त्म हो जाएगी। एक आर्डर ही होता है जो होता है, बस फौज में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो क्रिश्चियन थे वो नहीं गए वहाँ पे, वो गुरुद्वारे में परेड थी, तो ट्रूप्स उनका जो है वो सिख थे सारे, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इस चीज़ को, और फिर उसको कोर्ट ने भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और फिर फौज से निकाल दिया गया। तो ये तो फौज में जो है वो एक कानून है, असूल है कि ये ऐसा करना ही करना है भाई, आपने करना ही करना है। तो जब ये सारे असूल पता होते हैं, एक बंदे को पता होते हैं, तो वही बात के फॉर्म फिल ना करें, साइन ना करें वहाँ पे, और जब फॉर्म फिल कर लिया, ऑफिसर लग गए, आप आपके ट्रूप्स जो हैं वो मुस्लिम हों, सिख हों, कोई भी हों, तो फिर ज़ाहिर है जो कानून है ऊपर, जो आर्डर है वो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि पता तो आपको पहले से था कि अगर ये रेजिमेंट मुझे मिल जाती है या इस ट्रूप्स के लोग मुझे मिल जाते हैं तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, अगर ये मिल जाते हैं तो मुझे ये करना पड़ेगा। जब सब कुछ पता है, आर्डर का भी पता है,
तो फिर जो है वो अगर आप साइन करते हैं तो मतलब आप उस कानून को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उस वक़्त। उस लॉ को जो है मान रहे होते हैं उस वक़्त। फिर उसके बाद अगर आप मना करते हैं तो फिर आप गलत हैं। ना कि वो कानून या लॉ या कुछ और वो गलत नहीं है, आप गलत हैं फिर। तो बाकी जो जवान है वो अपने-अपने हिसाब से जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई इतना नहीं है जी। लेकिन जो ऑफ़िसर है, जिसके नीचे ट्रूप्स हैं, जिसके नीचे जवान हैं जो बाकी, वो अगर जिस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, आपको वही जो है वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ये एक असूल है। तो ये असूल सबको पता होता है पहले से और फिर उसके बाद जो है वो आप जॉइन करते हैं, तो फिर अगर आप बाद में मना करते हैं, तो फिर आप गलत हैं। जब एक ऑर्डर का पता हो किसी को, तो बाद में तो मना नहीं ना कर सकता ना फिर उसको। वो ऑर्डर वो जो शर्त है, वो आपको पहले से बता दी गई है। अगर आपको शर्त मंज़ूर है तभी आप जाएँ, नहीं मंज़ूर तो वो बात ठीक है कि बैंक में नौकरी कर लें, कोई और नौकरी कर लें, बाकी काम भी अच्छे हैं, बाकी काम कर लें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं है करनी और नहीं है आपको पसंद, तो फिर छोड़ें आप इस नौकरी को और ना लें और कोई और नौकरी कर लें। तो उन्होंने कहा ये तो भई होना ही होना है और ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि बात ठीक है इनकी। जब एक असूल बन चुका है तो फिर उसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था, फिर उसको जाना चाहिए था वहाँ पे परेड में और जाके जो है वो जिस तरह होता है सारा कुछ वैसा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये मुझे अजीब इसलिए लगा कि जब पहले से पता था सब कुछ, तो फिर जॉइन ही क्यों किया? तो जब जॉइन कर लिया तो फिर जो है फिर मना करने का जवाज़ ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन इन्होंने उस पे पूरी डिटेल दी है कि किस तरह होता है और सर्व धर्म स्थल जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में उन्होंने बताया, उसकी डिटेल दी और वो भी हमें पता चला कि वो क्या है। और जो है फ़ौज में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, फ़ौज में क्या-क्या कानून होते हैं, तो ये भी मुझे पता चला आज कि इंडिया में क्या-क्या है। पाकिस्तान का तो ख़ैर और हिसाब होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है मुस्लिम है, तो फिर यहाँ पे और ही कोई हिसाब होगा, कोई स कानून होगा। लेकिन इंडिया का जो है वो फ़ौज में क्या कानून है, क्या हिसाब है क्योंकि कल को अगर हम देखते हैं जी किसी अपना मुस्लिम को कि वो जी देखें जी मंदिर में गया हुआ है, फ़ौजी हो, तो लोग जो हैं वो ऐसे ही पाकिस्तान में जो है उछालने लग जाते हैं। चलें हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि वो भाई उनका कानून है एक, कि ऑफ़िसर जो होगा वो उसको जाना पड़ेगा। तो हम किसी को बताने के ये बताने के काबिल हो चुके हैं कि हमें इस चीज़ का इल्म है कि उनकी फ़ौज में ये कानून है एक। तो ये सख्त कानून है, ये सख्त एक किस्म का ऑर्डर है। तो एक जवान जो होता है उसके लिए नहीं है ये ऑर्डर। जवान जो है अगर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो उधर जो है प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एक ऑफ़िसर के लिए जो यही ऑर्डर है कि अगर उसके ट्रूप्स जिधर जाएँगे उधर ही जाना है। तो बिल्कुल ठीक है जी। और उसके अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल बातें की हैं। अपना एक एक्सपीरियंस भी बीच में तो थोड़ा बहुत शेयर किया। अपने वाक़ये जो हैं वो शेयर किए बीच में कि आप भी हम भी अपने ऐसे करेंगे, थे, आप भी हम फ़ौज वैसे में थे। रहे। तो बाकी रही बा ये भी फ़ौज में रहा है। बाकी जो है वो 6 अच्छा महीने के हुआ लिए है। ड्यूटी में आ गए हैं। अच्छा हुआ है कि ये उनको जो है वो निकाल दिया गया है क्योंकि जब एक कानून था तो उसको फ़ॉलो नहीं किया। तो फ़ौज में तो भाई स्ट्रिक्ट कानून होते हैं, हुँ। वहाँ पे तो असूल होते हैं, वहाँ पे चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो फिर भाई घर बैठे फिर। बिल्कुल जी, और एक भाई साहब हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया है जो ऑफ़िसर जिनको निकाला गया है, उनको लेकर के ये कैसे हो सकता है जी कि एक ऑफ़िसर जो है वो अगर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहता, उसे नहीं फ़ॉलो करना चाहता तो इंडियन आर्मी जो है उसको कैसे आर्मी से निकाल सकती है? तो मेजर साहब जो हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक फ़ॉर्म होता है, उस फ़ॉर्म में सब कुछ बताया जाता है कि भई ये चीज़ें ऑफ़िसर के ऊपर लागू हैं। अगर आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है, आप आर्मी जॉइन करिए, अगर नहीं तो ठीक है, आप घर जा सकते हैं। तो उस वक़्त उन्होंने अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया था। उस वक़्त उस कानून को उन्होंने माना था, तो बाद में राय जो अपनी होती है, अपना जो ओपिनियन होता है, वो तो वहाँ पे रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आर्मी में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। आर्मी जो है, उसका जो कानून बना हुआ है, उसका पालन करना है। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर ये गलत है, इस तरह नहीं, ऐसे हो जाना चाहिए, मेरे ख़्याल से ये ठीक है। मतलब वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। गलत है, सही है, जो भी है, वो ऑफ़िसर जो आर्मी के हैं, जो उन्होंने कानून बना दिया है,
उसका पालन आपने करना ही करना है। आर्मी में सिर्फ और सिर्फ यस सारा है, नो की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसीलिए तो आर्मी के जो नौजवान होते हैं वो रिटायर होने के बाद भी कोई भी काम अगर बंदा के कि नहीं हो सकता तो वो कहते हैं कि ये कैसे नहीं हो सकता, वो तो उन चीजों के आदी होते हैं। मेरे फ्रेंड है हाँ, तो वो तो उन चीजों के आदी होते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हो कैसे नहीं सकता, इसको करो। मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं कि बंदा ये हो नहीं सकता, वो कहते हैं हो नहीं हो सकता, क्या हमें नहीं पता, तुमने इसको करना है। तो ये ज़हन में बिठा लो कि कैसे करना है, ये तुमने करना है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आर्मी में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई साहब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेकर गई हैं, तो अपना उन्होंने कोर्ट में भी अपना फैसला लेकर गई हैं, लेकिन कोर्ट ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोर्ट कैसे आर्मी के खिलाफ जा सकती है कि कानून जो है वो पहले से मौजूद है, तो उसको चैलेंज कोर्ट तो नहीं कर सकती ना। इसलिए हाँ, इसलिए उनको निकाल दिया गया है। और कुछ लोग जो हैं वो उनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो डिफेंड मेरे ख्याल में नहीं बनता, नहीं करना लोगों को चाहिए। वैसे असल में पता नहीं है ना, जो डिफेंड कर रहे हैं या जो ये इस बात को, ज़ाहिर है एक बात अगर सुनेंगे न्यू होगी उनके लिए, वो शॉक तो लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसको अपने मज़हब की प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है और दूसरे में ज़बरदस्ती उसको जो है वो लेके जाया जाता है। तो ये चीज़ को देख के जो है उनको लगता होगा, जो नहीं जानते, भाई ये मसला वो नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती लगे, आपको ये एक किस्म का रूल बना हुआ है, तो आपने पहले साइन किया उस रूल को। ये रूल इसलिए बना हुआ है एकता के लिए कि सेना में हाँ, ना किसी किस्म की फूट ना पड़े। सेना जो है उसको इतना पता होना चाहिए कि वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, जो भी है वो ऑफिसर अपने मुल्क को सर्व कर इंडियन पता क्या है, आर्मी का नौजवान है, सबसे पहले उसके लिए ये है। ऑफिसर जो होता है ना उसके लिए ये आर्डर है ना, जवानों के जवान लिए नहीं है। जवान के लिए नहीं है। ऑफिसर इसीलिए है ताकि उसके नीचे जितनी भी ट्रूप्स हैं उनको पता हो कि भाई ये हमारे साथ है, जिधर हम जाएंगे या हम जो करेंगे वो ये भी करेंगे। ऑफिसर जो है वो हमें हमारे साथ है, और एक भरोसा जीतना होता है ये, कि यहाँ तक भी हम तुम्हारे साथ है धर्म में भी। तो ये एक भरोसे की बात होती है जो कि ये सिखाया जाता है बीच में पहले से। तो ये भाई फ़ौज का असूल है। तो जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए हमारी तरह जो है वो न्यू होगा, उनको नहीं पता होगा कि ये पहले से एक रूल है फ़ौज में या असूल है। वैसे सिविलियन में कोई थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को लेके जा रहा है। ये चीज़ें तो देखने के लिए मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, इंडियन आर्मी के जो ऑफ़िसर हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जो भी है, जो उसके नीचे नौजवान जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वही मज़हब जो है वो फ़ॉलो करेगा। अब देखें, इन्होंने वो दिखाया कि एक जनरल साहब जो हैं, वो प्योर हिंदू हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, साथ उनके सिख बैठे हुए हैं, वो भी ऑफ़िसर हैं, वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नौजवान सारे के सारे जो हैं, वो मुस्लिम हैं। और हमने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि अगर कोई मौलवी छुट्टी पर है, तो किसी मुस्लिम नौजवान की अगर वहाँ पे कोई मृत्यु हो गई है, तो उसका जितना भी जनाज़े वगैरह का सिस्टम है, वो एक हिंदू पंडित करवा देता है। वो इंतज़ार नहीं करते कि मौलवी साहब आएँगे तो ये होगा। अगर कोई मौलवी वहाँ पे मौजूद है और किसी हिंदू का हो गया है इस तरह का काम, तो वो फिर अंतिम संस्कार जितना भी बनता है, वो मौलवी करवा देगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो तो सेना में मौजूद हैं, क्योंकि सेना को उन्होंने ये चीज़ सिखाई होती है कि भाई हम एक हैं, इंडियन आर्मी है, बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो कोई भी हो वो आप सब लोगों का पर्सनल है। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि अपनी प्रेफ़रेंस जो है वो उसको लास्ट में गिनेंगे, अपनी ख्वाहिशात, अपने जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ़ के ऊपर लागू की हैं, वो एंड पे आती हैं। पहले उनका ऑर्डर जो है, क्योंकि आप फ़ौज में हैं और आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट आएगी। जो भी ऑर्डर आएगा भाई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है आपने। तो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, एक कह लें कि एक नई इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन आर्मी के बारे में, कि किस तरह सिचुएशन चल रही है। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव जो है वो हुआ है इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि बाद में कहीं न कहीं बात होती तो पूरी डिटेल ना होती, तो हमें इस चीज़ का कंसर्न होता। क्योंकि बंदा डबल माइंडेड हो जाता है, किसी को भी इन अ शॉर्ट वे ये हाँ, चीज़ मतलब दिखाया गया हम है। भी यही कहेंगे ना कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये तो वही फिर। ना, मतलब ये तस्वीर जो थी जहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ने वाली जो उन्होंने दिखाई वहाँ पे, और वो तस्वीर खाली दिखाई जाए किसी को, तो ये पाकिस्तान में तो हल्ला मच जाए और पता नहीं क्या-क्या हो, तो ये सिचुएशन चल पड़े। लेकिन अगर वो कानून में है, फ़ौज का कानून है, उस सिस्टम में वो चीज़ आती है और इम्प्लीमेंट होती है और हर बंदे पे इक्वल जो है इम्प्लीमेंट होगी, तो भाई फिर आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी।
और इसमें गुंजाइश भी है, इसमें फोर्सफुली उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई इस चीज़ का, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती तो भाई कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा ना कि आपके सर के ऊपर गन लगा के, किसी ने गन पॉइंट के बिल्कुल ऊपर नहीं कहा कि आप इसको ज्वाइन करें और इसमें आएँ, ठीक है? आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो चूज़ करें, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं अपना मुस्तकबिल और कंट्री को भी सर्व करेंगे, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास दिमाग भी है, तो भाई फिर उसको आप जो है अपने हिसाब से चलें ना। फिर जब बीच में आ गए और इस अफ़सर ने जो कुछ किया, वो मेरे ख़्याल में बड़ा अनइवन था। अब पता यहाँ हो पे एक फेवरेट मिसाल दे लेते हैं ना कि अब जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो रहे हैं क्रिकेट, तो कहते हैं जी हाइब्रिड मॉडल चलेगा। तो पहले से तय होता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे इंडिया फाइनल जाएगा तो दुबई में खेलेगा। अब जिस तरह ये अगले 2026 में होना है कि पाकिस्तान फाइनल, हालांकि उसने जाना नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में चला गया जी, तो कोलंबो में जो है वो मैच होगा। तो जब ये पता है, अब जब फाइनल में अगर पहुंच जाता है, मिसाल के तौर पे इंडिया अगर दुबई, ज़ाहिर है बोला था जो पीछे हुए मैच, तो इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच गया। तो अब पाकिस्तान क्या कहेगा कि नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि एक असूल बन चुका है, पहले से तय हो चुका है कि खेलना है, अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है तो खेलना किधर है, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक दुबई में। तो दुबई में मैच हुआ। इसी तरह इसमें भी है कि अगर आपके ट्रूप्स जो हैं वो इस मजहब को, जिस मजहब को भी फॉलो करते हैं, आपको वही धर्म जो है फिर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उस वक्त जब वो जाएंगे उधर परेड के लिए, तब एंड जो है दैट टाइम आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, वैसे ही धर्म को जो है फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है जब, तो अब आप मना नहीं कर सकते फिर। बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और मुझे ये खुशी हुई है कि क्रिकेट की मिसाल दी है इसने। खैर एनीवेज़ ये मेरे लिए शॉकिंग भी था ये भी। शौक ही लग नहीं रहे हैं। मतलब एक चीज का पहले खैर पता होता है, मैं ये कह रहा हूँ। ये क्रिकेट तो का फिर ना बाद मुझे में मना इंटरेस्ट करें नहीं तो है फिर क्रिकेट गलत में, है। और मिसालें दे रहे हैं क्रिकेट की। खैर एनीवेज़ मिसाल ठीक वो थी असल में कि नीचे ट्रूप्स क्रिकेटर है ना, इसलिए उसको जवान। तो बहरहाल जी फौज के बारे में उन्होंने डिटेल जो दी, हॉस्पिटैलिटी की बात हुई, तो इसमें कोई शक नहीं है भाई। ये क्या लें कि एक अनदर लेवल है कि भाई आप किसी फौजी के पास जाएँ, उसके घर में भी जाएँगे, डिसिप्लिन आपको मिलेगा, ठीक है? वेल सेटल्ड घर होगा, तो और उसका उठना-बैठना, बात करना आपको इम्प्रेस करेगा, लेकिन वो बंदा स्ट्रिक्ट होगा। अपने उस काम के उन्होंने कहा कि काम में तो जैसे उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि पैसे मिले हैं, तो वहाँ पे तो मेस में तो बड़े आओ भाई क्या हाल है, ठीक हो भाई, मिलना-जुलना और वो फ्री हैंड और वो चीज़। तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड पे देखें आप इनको तो भाई फिर पता चलेगा ये कितने स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेकर और कितने सख्त हैं, ठीक है ना? लेकिन भाई उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, ये नाउ ऑन जो है वो इन चीज़ों का पता चला है। पहले भी मुझे कंसर्न होता था क्योंकि डैड जो हैं वो पास में रहे हैं फ़ौज में, तो वो जो है कहीं न कहीं फ़ील होता है इस चीज़ की कि यार वो स्ट्रिक्ट हैं। ये होना है तो ये होना है, ये क्यों नहीं होना भाई, ये काम के पीछे उन्होंने कहा सर लगा के पड़ जाना है, उसको मुकम्मल करना है। तो वो ना भी हो रहा हो ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही है उन्होंने, मतलब बैठना नहीं है। और ये चीज़ मेरे ख़्याल में एक डिसिप्लिन तो आ जाता है, एक फ़ौज वाले बंदे के। ये फौजी का बेटा है। तो डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं भाई आपको थोड़ा बहुत आज़ाद, क्योंकि मैं जो है वो नेचर का हूँ और वे में जो है वो चलता हूँ। लेकिन वो डैड कहते हैं, मैं क्या कभी-कभार कहता हूँ कि चलो यार आज का काम है कल पे छोड़ ही देते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते और वो स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों को लेकर। तो ये कहानियाँ जो अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपनी लाइफ़ के बारे में बता रहे हैं, उनको मैं बेहतर ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि इस तरह मुलाकातें हुई होंगी। और बीच में मेरे ख़्याल में जो वॉक दिखा रहे थे उसमें मेरे ख़्याल में मेजर सारी थे मिड में हुँ, चल रहे थे। हाँ, मेजर साहब वो क्लिप तो बना रहे थे ना। तो मतलब वही थे और वो जो है इनको चलते हुए भी देख लिया। यार तो क्योंकि हम बैठे हुए देखते हैं कौन इनको, सी? वो ये जो वॉक नहीं दिखा रहे थे बीच में क्लिप वो वीडियो। जिसमें दो हाँ, सिपाही इधर उधर थे। तो बीच में जो चल रहे थे नहीं, वही थे। मैंने साथ-साथ गौर नहीं गाइड-फाइड देखा। गौर से देखा ना, मैं साथ-साथ समझा शायद कोई रिपोर्टर है, ओ क्योंकि यार उन्होंने वही कहा कि थे। ये वीडियो देखो। वही थे, उन्होंने ओ कैप हो पहनी हुई सकता है है। वो यही हो, क्योंकि ये जो उन्होंने एक पता है वो शुरू किया था एपिसोड भी हाँ, कुछ। वहाँ पे जाना है और उनसे मुलाकात हाँ, करनी है और वो सारा हुआ है नहीं ना। मैंने गौर नहीं किया, तो वो वही थे और मैं बात सुन रहा था बस।
बहरहाल उन्होंने पेट की बात की, वो भी मेंशन करने वाली है कि भाई एक फौजी दूसरे को मिलेगा तो भाई वो देखेगा कि जनाब हमारी जो है रेजिमेंट का जवान जो है वो किस तरह का है, अभी नाउ ऑन ये एक्टिव है या नहीं है। तो उन्होंने सीधी टोंट मार दी कि पेट निकला हुआ है, पेट को देखो। तो मतलब बड़े स्ट्रिक्ट अंदाज में कहा होगा और मेजर सर ने भी बड़े स्ट्रिक्ट अंदाज में उस चीज़ को बताया। तो भाई वो ख्याल रखते हैं कि फौजी जो है वो एट लास्ट टाइम मतलब वो बिल्कुल एंड पे चला जाए फिर भी वो फिट होना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए कि जवान फलां रेजिमेंट में रहा है और ये कमांडर उसके रहे हैं, उनके अंडर रहा है, वो सारी चीज़ें। मेजर सर फिर भी ओवरऑल ठीक है, फिट है वो अपनी जगह के ऊपर। बहरहाल जी, इन्होंने अपनी स्टोरी भी बीच में बताई हैं और जो चीज़ पता चली है वो भी हमारे लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी और कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप भी बता सकते हैं। और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।